Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning and hopefully for the last time in this semester हमारा officially ये last lecture है जिसको मैं यहाँ start कर रहा हूँ और जितना हम इसमें cover करेंगे that's what's included in the exam. इसके बाद अगर मैं कोई videos upload करता हूँ तो those would not be part of the final exam or the course. कोर्स यहीं तक होगा because अब आपका डेड वीक शुरू हो जाएगा लेकिन ये है कि इस लेक्चर तक सब कुछ इंक्लूडेड है सो इस लेक्चर के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट हायरार्किकल क्लस्टरिंग विल बी लुकिंग एट वेरियस वेज इन विच हायरार्किकल क्लस्टरिंग कुड बी डन और सो लेट्स बिगिन. So these are the two main references that I'll be using, especially the first one. Second one भी बहुत अच्छा reference है जिसके अंदर काफ़ी जो है वो animations के साथ और demos के साथ hierarchical clustering जो है वो करके दिखाई हुई है. But I'll be focusing more on the first one and following the pattern जिसमें प्रोफेसर विक्टर लेवरेंको अपने कोर्स को लेकर गए हैं इसमें. आई थिंक दैट्स अ रियली गुड रिसोर्स फॉर दैट. तो एक्सक्यूज मी, अगर कोई और डिटेल्स ऐसी हों जो हम बीच में मिस कर देंगे तो वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं लाइक बिफोर इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल. तो जैसा कि हम देख कर आए हैं इससे पहले के मीन्स एल्गोरिदम के अंदर हमारा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था दैट वाज द सिलेक्शन ऑफ के. हाउ डू यू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ के? और there is probably no simple way to answer that question for an algorithm. या अभी देख लेते हैं कि do you have a simple way of answering that question? So look at this data that is shown on the right. Can you tell me कि इसमें कितने clusters हैं? Think about it. So हो सकता है कि आप मुझे ये कहें कि इसमें 2 clusters हैं, which makes sense. However, ये भी हो सकता है कि आप मुझे ये कहें कि इसमें 4 clusters हैं, which kind of also makes sense. ये भी हो सकता है कि आप मुझे ये कहें कि इसमें जो क्लस्टर्स हैं वो किसी और एतबार से ज़्यादा बेहतर हैं. फॉर एग्जांपल यू कुड प्रॉब्ली से दिस हैज़ 16 क्लस्टर्स और दिस हैज़ आई डोंट नो दिस हैज़ क्लस्टर्स फॉर सम स्ट्रेंज रीजन लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस. ये ज़रा कम प्रॉबेबल अब क्लस्टर्स होते जा रहे हैं जिनको मैं अब बना रहा हूँ. जो पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं दोज आर प्रॉब्ली मोर प्रॉबेबल. हाउएवर डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेटा में किस किस्म की क्लस्टरिंग की सेंस बनती है, all of these answers could be valid. So the real question of कि कितने clusters होने चाहिए, k क्या है, is an ambiguous question. It's probably an ill-posed question. So कोई भी clustering algorithm आपकी intent के हिसाब से k को नहीं पकड़ सकता. Some algorithms do claim कि उससे हम number of clusters निकाल सकते हैं. In some easy cases, yes, आप निकाल भी सकते हैं. But in the general case, you don't have a solution to that problem. However, what you can do is use hierarchical clustering. अब hierarchical clustering का फ़ायदा ये है कि it is going to convert your data or cluster your data into a hierarchy. So ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से यानी अगर आप कोर्स ग्रेन लेवल पर देखना चाहेंगे तो उस हायरार्की में उस ट्री के अंदर जो हायर लेवल्स होंगे वो ज़्यादा कोर्स ग्रेन्ड होंगे, वहाँ चीज़ों के अंदर बड़े बड़े फ़र्क होंगे. और अगर आप उसके लोअर लेवल्स में चलते जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइन ग्रेन करते जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल एट द टॉप ऑफ योर हायरार्की योर होल डेटा सेट वुड बी इंक्लूडेड इन जस्ट इन जस्ट वन क्लस्टर. एंड देन एट अ लोअर लेवल फॉर एग्जांपल मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मेरे क्लस्टर्स 2 बन गए और उन 2 क्लस्टर्स के कुछ डेटा को जो है फर्दर डिवाइड कर दिया तो लेट्स से 4 क्लस्टर्स बन गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द बॉटम लेवल हैज़ 1 डेटा पॉइंट per cluster. So this actually gives you the various divisions of your data set at various levels of this tree. So you have very coarse-grained divisions. In fact, सबका सब data set एक ही cluster में है, to very fine-grained divisions like where you have 1 data point per cluster. So you have all the nuances of that at different levels of the tree. So I hope कि ये अब आपके जहन में ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि K से ये किस तरह से related है. ऑलराइट, सो इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं ये करने की. एक है टॉप डाउन या डिविसिव स्ट्रेटजी जिसमें हम अपने पूरे डेटा सेट से शुरू होते हैं और उसके बाद रिकर्सिवली उसको डिवाइड करते चले जाते हैं. सो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं. पहले वो पूरा का पूरा डेटा सेट एक क्लस्टर होता है, फिर उससे हम आगे के क्लस्टर्स बना देते हैं, उनके के फिर हर क्लस्टर के अंदर के क्लस्टर्स बना देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और वी कुड डू इट बॉटम अप. We can start with points
and then we can start merging points into clusters based on some similarity or distance, and then when we can keep building the tree bottom up. So that's the other way. For example, ये जो डेटा सेट आपके सामने रखा हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं इसकी हायरार्किकल क्लस्टरिंग करूं तो और एट दिस पॉइंट इट डजंट मैटर कि मैं ये टॉप डाउन कर रहा हूं या बॉटम अप कर रहा हूं, बट एनी हाउ जिस तरह मैं कर रहा हूं, दिस इज टॉप डाउन. So that would be initially the whole data set is one cluster, and then let's say it's divided into two clusters, and then each of the two clusters is divided into further two clusters, and then we keep going like that. अगले लेवल के ऊपर जो है ये let's say हमारे अगर दो बनने होंगे तो let's say ये यूं दो बन जाएंगे, और for example ये यूं भी दो बन सकते हैं, यूं भी दो बन सकते हैं, यूं भी दो बन सकते हैं, and so on. And then उससे अगले लेवल पे ये सब डिवाइड होके फर्दर दो दो क्लस्टर बन जाएंगे. सो फॉर k इज इक्वल टू 2 के हिसाब से अगर मैं चलता गया तो ये मेरी इस तरह से क्लस्टरिंग होती चली जाएगी. एंड आई कैन ऑब्वियसली डू इट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, जिसकी बेस पे मैं इस क्लस्टरिंग को कर सकता हूँ. सो आई होप द बेसिक motivation of this clustering and hierarchical clustering and the basic idea is clear to you. So let's move on now and let's see how it's actually done. So सबसे पहला और सबसे आसान तरीका इसको करने का ये है, if now and right now we're doing it like top down clustering, जिसके लिए एक तरीका हमारे पास hierarchical k-means है. So you just take your k-means algorithm for any particular value of k. So you define k and then you say, okay, I run on my whole data set, I run the k-means algorithm, k-means clustering, sorry, using any of its algorithms. आपने पूरे डेटा सेट के ऊपर जो है वो k मीन्स चलाया और आपके पास क्लस्टर्स आ गए. सो आप k क्लस्टर्स आ गए. सो फॉर ऑल ऑफ योर क्लस्टर्स 1 to k, अब आप हर क्लस्टर को पकड़ते हैं और उसके ऊपर फिर k मीन्स रन करते हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ k फॉर एग्जांपल, और उसके क्लस्टर्स बन गए. अब उसके जितने क्लस्टर बने हैं उनमें से हर क्लस्टर के ऊपर आप जो है वो k मीन्स रन करते हैं. सो यू कीप डूइंग दैट. You can do it level order or you could do it depth first, but you keep doing that until you reach one data point per cluster level. तो ये हमारा जो एल्गोरिदम है ये हमें टॉप डाउन डिविसिव मैनर में हायरार्किकल क्लस्टरिंग करके दे देगा. अच्छा, अब इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा जरा हम लेट्स से ये जो नीचे डेटा सेट बना हुआ है इसके ऊपर करके देखते हैं. सो सबसे पहले फर्ज करें आपने फॉर k इज इक्वल टू 2, लेट्स अज्यूम आपने इस डेटा सेट के ऊपर क्लस्टरिंग की, एंड लेट्स अज्यूम कि k मींस ने कुछ आपको इस किस्म के क्लस्टर निकाल कर दे दिए. ऑलराइट, अब जहन में रखिए कि जब आप इन दोनों क्लस्टर्स पे लेट्स से C1 और C2 के ऊपर दोबारा k मींस विद k इज इक्वल टू 2 कॉल करेंगे, तो यहां से ऑनवर्ड्स इस पूरे एल्गोरिदम में देयर इज नो वे कि यहाँ का कोई डेटा पॉइंट इस तरफ क्लस्टर हो सके और दूसरी तरफ का इधर हो सके. यानी हायर लेवल के ऊपर जो आपने क्लस्टरिंग कर दी वो कर दी, अब वो डेटा पॉइंट्स पार्टीशन हो चुके हैं, अब वो एक दूसरे के पास कभी भी एक क्लस्टर में, यानी अब ये नहीं हो सकता कि ये कभी एक क्लस्टर में आ जाए. यानी आपने इस क्लस्टरिंग को अब इसका आइडिया ही खत्म कर दिया, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी. ठीक है, मे बी इफ यू रीस्पॉन इट विद द सेम वैल्यू ऑफ k बट एट अ डिफरेंट इनिशियल वैल्यूज, तो आपको हो सकता है कि किसी और तरह के इनिशियल क्लस्टर्स मिले और उसकी बेस पे आप आगे चलें. ओके, सो लेट्स अज्यूम इसके बाद अगले लेवल पर you do your clustering within these clusters and you get something like I want to do some, okay, let's do the plain old boring ones. All right, so you get this, and let's say इसके केस में let's say you get, I don't know, you get this based on your initial values. ये दो clusters आ गए आपके पास. Now you tell it to cluster again within each of these clusters. So for example, you get this here, 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 and then here, and let's say here. अगर आप लेवल ऑर्डर चल रहे हैं तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे ये वाला क्लस्टरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब ये फर्दर नहीं होगी. अब इसके दोनों क्लस्टर्स पे अब ट्रिवियल आंसर है, अगर उन पे चलाएंगे भी तो वो ट्रिवियली रिटर्न कर जाएगा कि फर्दर क्लस्टर नहीं हो सकता. बट द रिमेनिंग वंस विल कीप गोइंग डाउन एंड विल कीप क्लस्टरिंग. ये हमने इसकी एक तरीका देख लिया. अच्छा, अब एक और करते हैं, और अब मैं आपको इस दूसरे वाले एग्जाम्पल से थोड़ी सी ज़रा इसकी ख़राबी भी दिखाता हूँ. लेट्स अज्यूम कि पहली दफ़ा जब आपने k मीन्स चलाया तो जो आपको क्लस्टर्स मिले वो ये थे. एक्सक्यूज मी. नाउ यू कैन सी एट दिस पॉइंट कि ये पॉइंट इस पॉइंट के काफ़ी करीब है. हाउएवर गिवन कि जो पहली क्लस्टरिंग k मीन्स ने की है उसमें इसने इसको अलग अलग क्लस्टर C1 और C2 में रख दिया है, देयर इज़ नो वे कि ये दोनों अब दूसरे के करीब आ सकें.
So there is a potential in this clustering algorithm that nearby points could be assigned different clusters forever. ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात जो आपके समझने की है वो जरा इसकी एफिशिएंसी की है। Because you are dividing your whole data set into k subgroups at each level, so basically जैसे इस केस में आपने पहले दो में डिवाइड किया और फिर हर उसके अंदर हर एक को दो में डिवाइड किया, एंड assuming कि you are getting balanced clusters, जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है कि assumption हमेशा होल्ड करेगी, but if you get balanced clusters then this would be a really quick algorithm। यानी ये फिर log base 2 of k की हाइट तक ही सिर्फ जा सकेगा, राइट इतना तेजी से डिवाइड करेगा कि ये आपके वो बाइनरी ट्री की तरह से डिवाइड करते करते सिंगलटन्स तक पहुंच जाएगा, सिंगल डेटा पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये जहन में रहे कि ये एल्गोरिदम ऑल्दो कि इसका ये खराबी है कि ये नियर बाय पॉइंट्स को डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर परमानेंटली असाइन कर सकता है और वो दोबारा फिर कभी मर्ज नहीं होते, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि दिस इज़ अ क्विक एल्गोरिदम। इसकी जो बिग ओ अगर आप कैलकुलेट करें, इसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो इट वुड बी यानी इसके अंदर हम ये लॉग बेस के ऑफ एन को भी यूज़ कर रहे होंगे, ऑल्दो देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, और हम उसके भी खैर डिटेल में इस पर नहीं जा रहे। सो इट्स अ फास्ट रिकर्सिव एल्गोरिदम and it's greedy, so it cannot cross boundaries set by the top levels, which may mean that nearby points may end up in different clusters. So pros and cons hain, but now you have seen one way of doing divisive hierarchical clustering। ठीक है जनाब, क्लियर हो गया। और यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि इस एल्गोरिदम के अंदर इट्स अ हार्ड बाउंड्री एल्गोरिदम, तो और दूसरी चीज़ ये हायरार्किकल है। ये हमारी वो जो बेसिक हमने इनिशियल कुछ क्राइटेरिया रखे थे अपने एल्गोरिदम के, उसको भी हम देख रहे हैं। बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन के मीन्स इट्स पॉलीथेटिक, इट्स नॉट मोनोथेटिक। All right, so now we are ready to look at the other way of doing the hierarchical clustering, which is going from the bottom up, जिसको हम agglomerative clustering कह रहे हैं। So इसके अंदर हमारा जो एक main goal होगा वो ये है कि we want to ensure that nearby points are grouped into one cluster। So nearby points को हम एक क्लस्टर के अंदर ग्रुप करना चाह रहे हैं, ये हम गारंटी करना चाह रहे हैं इस एल्गोरिदम के अंदर, एंड इट टर्न्स आउट दैट दिस एल्गोरिदम एक्चुअली guarantees that this property will hold. So the algorithm again is pretty simple. The algorithm is that you start with a collection C of n singleton clusters. So each cluster, each of the n clusters would have just one element. Single element वाले आपने clusters बना लिए. So Ci where I goes from 1 to n and n is the total number of points in the data set. ठीक है, यहाँ से आपने शुरू किया and now you want to build up. So what you want to do here is you repeat until only one cluster is left. उस वक्त तक चलते जाएंगे यहाँ तक कि आपके पास सिर्फ एक क्लस्टर यानी कि पूरा का पूरा डेटा सेट सिंगल क्लस्टर में आ जाए। You find a pair of clusters with minimum distance between them. So now आपको करना क्या पड़ेगा, अगर हम यहाँ इसी लेवल पर देखें तो आपको पेयर वाइज डिस्टेंसेस सब के सब क्लस्टर्स के निकालने पड़ेंगे, एंड दीज आर नॉट डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट्स, दीज आर डिस्टेंसेस बिटवीन क्लस्टर्स। और अगली स्लाइड में चलकर हम देखेंगे कि देयर इज अ मेजर डिफरेंस between finding a distance between a point and a cluster or a point and a point versus finding a distance between two clusters। उसके एक्चुअली बहुत से वेरिएंट्स बन जाते हैं कि किस तरह से डिस्टेंसेस निकल सकते हैं, इन एडिशन टू वेदर यू आर यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंसेस और मैनहट्टन और मिन्काउस्की और कौन से डिस्टेंसेस हैं। इससे हटकर भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे जब आप क्लस्टर डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं। So you want to find amongst all the pairs, so आपने सारे all pairs डिस्टेंसेस निकाल लिए सब क्लस्टर्स के। सो n क्लस्टर्स के साथ आपने डिस्टेंसेस निकाल लिए। लाइक फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ इट एज अ मैट्रिक्स। यहाँ पर आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn है, और यहाँ पर भी आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn है। ये पॉइंट्स हैं, अगर आप इसी को क्लस्टर्स में तब्दील कर लें, सो इफ आई rather than writing x's, if I write just c1 up to cn here and c1 up to cn here, so that would be what it means। लेकिन अभी इस पॉइंट पे क्योंकि सिर्फ एक्सेस से बने हुए हैं इसलिए मैंने x से लिखा है। सो ये आपके क्लस्टर्स हैं, ठीक है। और आपने इस मैट्रिक्स को अगर फिल कर लें, so obviously distance between the same cluster c1 and c1 would be 0,
Cn and Cn would be 0. So ये आपकी जो डायगोनल है इसके ऊपर तो जीरोस होंगे, लेकिन बाकी सारे डिस्टेंसेस जो हैं these are actual distances between all pairs. इनमें से जो and obviously these are symmetric distances because यहाँ पर हम कोई डायरेक्शनैलिटी नहीं इसमें रख रहे, तो फिर सिर्फ हम इसका अपर ट्रायंगुलर हिस्सा भी ले लें तो वो भी काफ़ी है. And now this is going to give us the minimum of this is the minimum distance between any two clusters. आपने सबसे पहले वो वाला पेयर निकाल लिया जिसका डिस्टेंस सबसे करीब है, जो एक दूसरे से सबसे करीब है, and then you merge them. So you merge them into one cluster जिसका हमने नाम रख दिया Ci plus j. ठीक है, so now you have a new cluster which you call Ci plus j. So this is now your new cluster. ठीक है, and then you remove the original clusters Ci and Cj from C and you add into it this new cluster. ठीक है, so यानी आपके पास अगर for example initially ये clusters थे और आपको for example पता लगता है कि ये और ये आपस में closest हैं, तो आप इन दोनों को उठाकर एक cluster के अंदर बंद कर लेंगे, इनको उठाकर आप एक क्लस्टर में बंद कर लेंगे. मैंने मेरे ख्याल में कोई अजीब सी फिगर बना दी यहाँ. लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट सिंपल. इट वाज लाइक इन फिगर 8 और समथिंग. अच्छा जी, तो ये एक क्लस्टर बन गया. नाउ यू हैव 1 2 3 4 5 क्लस्टर्स. ठीक है, अब इनमें से अगर कोई दो करीब है एक दूसरे के, लेट से ये हैं, तो इन दोनों को ख़त्म करके ये क्लस्टर बना दिया. एंड व्हेन यू क्रिएट दिस न्यू क्लस्टर यू डोंट हैव द ओल्ड क्लस्टर्स नाउ. वो आपको हायरार्की में तो मालूम है, लेकिन नाउ यू हैव दिस न्यू क्लस्टर. अब जो डिस्टेंसेस निकलेंगे वो न्यू क्लस्टर्स के बीच में निकलेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अच्छा जनाब. So now that we know this is how agglomerative clustering works. So ये इसका एक पास था. You keep doing this until just one cluster is left. तो ये अल्टीमेटली चलते चलते ये पूरा एक क्लस्टर रह जाएगा. तो यहाँ अब ये चीज़ गारंटी हो गई, इंश्योर हो गई कि जो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं वो एक क्लस्टर में जाएंगे. वो मसला कम से कम अब ख़त्म हो गया. अच्छा जनाब, so this is going to produce a dendrogram. So that a dendrogram is basically a tree. जो जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे थे इस डायग्राम ऊपर जो हमने अभी बनाए थे, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी को दोबारा बना दूँ तो फॉर एग्जांपल ये दो सबसे करीब हैं, सबसे पहले ये एक दूसरे के साथ बन गए, जुड़ गए. फॉर एग्जांपल अब उसके बाद ये इससे करीब है और ये वाला इससे करीब है, और फ़र्ज़ कर लें कि ये इससे करीब है नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट ये इससे करीब है. सो नाउ एट दिस पॉइंट this whole thing, this highest level basically captures the whole data set into one cluster. ठीक है, ये अभी हम आगे जाकर ये सब कुछ अभी देखते हैं. So the distance d over clusters needs to be defined. ये भी अभी हमने समझना है. ठीक है, this algorithm basically takes n steps from this point जिसमें सारी चीज़ें अलग अलग हैं to the point where everything is just one cluster. ये कैसे है, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि हर इटरेशन में एक पेयर आइडेंटिफाई होता है और वो एक क्लस्टर बन के निकलता है. दैट मीन्स कि हर इटरेशन में नंबर ऑफ क्लस्टर्स बाय वन रिड्यूस हो जाते हैं. सो द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एक कम हो जाते हैं. ठीक है, सो n इटरेशंस में आपके n क्लस्टर्स वन क्लस्टर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, सो द एल्गोरिथम इटसेल्फ टेक्स n स्टेप्स, लेकिन वो जो डिस्टेंसेस बीच में निकालने हैं वो ऑब्वियसली आपको n स्क्वायर्ड डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे. सो दिस एल्गोरिथम इज कंपैरेटिवली स्लो एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस एल्गोरिथम जो अभी हम देख कर आए. ठीक है, अच्छा जनाब. So now let's look at a concrete example. Let's say कि हमारे पास ये वाला जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास डेटा सेट है from x1 to x8, और इन्हीं को मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी बनाया हुआ है. ठीक है, अब इसको करते जाते हैं और फिर मैं ये एक्सिस एक्सप्लेन करता हूँ. ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स को देख लीजिए. जाहिर है नीचे की तरफ क्लस्टर्स ज़्यादा हैं और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे इस ट्री में क्लस्टर्स हमारे कम होते चले जाएंगे, चीज़ें ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाएंगी. ठीक है, अभी हम देखते हैं किस तरह से होता है और आपको ये क्लियर होता चला जाएगा. अच्छा जनाब, सो सबसे पहले इन सब पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा एक दूसरे के करीब कौन है? सो एटलीस्ट विजुअली x6 एंड x7 सीम टू बी क्लोजेस्ट टू ईच अदर. ठीक है, सो x6 और x7 को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई किया क्लोजेस्ट पेयर और उसको एक क्लस्टर बना दिया. एंड यू सी हियर कि हमारा डेंड्रोग्राम के ऊपर इन दोनों चीज़ों को हमने जोड़ दिया है. यहाँ बाय द वे द हाइट ऑफ दिस कनेक्शन basically is proportional to the distance between the points. So distance जितना ज़्यादा होगा ये height उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, so डेंड्रोग्राम में हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं. अच्छा जी, इसके बाद मुझे लग रहा है x3 और x4 सबसे closest हैं, right? So x3 x4 come together and obviously you can see here कि अब ये height इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है because इनका distance x3 x4 का by definition ज़्यादा ही था, तभी तो ये बाद में connect हुए. Next I think x1 and x2
should be combined, तो x1 x2 combine हो गए। अब जो मुझे closest cluster लग रहे हैं, अब यहाँ पर अब define करना थोड़ा सा ज़रूरी है कि cluster distance किस तरह define हो रहा है। फिलहाल just for the purpose of this slide मैं cluster distance को define कर रहा हूँ closest point के distance को। So एक cluster मेरा ये है और एक cluster मेरा ये है। इन दोनों क्लस्टर्स का अगर हम देखें, जो क्लोजेस्ट यानी जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्लस्टर्स है वो बेसिकली इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट्स द मिनिमम डिस्टेंस। तो फिलहाल हम इस स्लाइड के ऊपर क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस उनके कोई भी ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स के डिस्टेंस को लेंगे जो कि क्लोजेस्ट हो एक दूसरे के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी पाकिस्तान और लेट्स से आई डोंट नो यूएई एक दूसरे से कितने दूर है, तो अब इस मौके पर जो आप डिस्टेंस निकाल रहे होंगे वो शायद कराची से यूएई का निकाल रहे होंगे, ना कि आप नॉर्दर्न पाकिस्तान का निकाल रहे हो, राइट। आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस लेते हैं वहां से कि जी बस ये समुद्र क्रॉस किया और ये हमारा जो है वो यूएई आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस अंदाज से हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। सो नाउ दीज टू क्लस्टर्स आर सपोजिटली कमिंग टुगेदर, और अब आपका डेंड्रोग्राम भी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। सो नाउ वी बेसिकली कनेक्ट दीज टू क्लस्टर्स विद ईच अदर, ठीक है। और हमारा डेंड्रोग्राम ऑब्वियसली हाइट इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट आई थिंक सो मे बी इट्स द, अब देख लेते हैं, मैंने जिस वक्त इसको बनाया था प्रॉब्ली मैंने इसको नापा था, आई थिंक इट्स x7 and x8 विच वुड बी द नेक्स्ट, यस x7 and x8। सो विजुअली आई एम स्टिल डूइंग गुड जॉब विद इट, ठीक है। x7 x8 एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे से जुड़ गए। ये इसका थोड़ा सा डेंड्रोग्राम की हाइट में भी हम और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, बट आई थिंक इट्स फाइन, क्लोज है दूसरे से, ऑल राइट। एंड देन नेक्स्ट x5 and x6, so these two come together, and now finally these two clusters will come together to form this. So इस मौके पर अब आपको एक दफ़ा पूरा एल्गोरिथम चलाना आ गया, आपने चलते हुए देख लिया, डेंड्रोग्राम बनता हुआ भी देख लिया। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि the number of clusters are increasing downwards, and the distances, the distance threshold is going basically in that direction, ठीक है। तो जितना जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतने उतने दूर होते जाएंगे। अब जो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इस ग्राफ की और स्पेशली इस डेंड्रोग्राम की, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम कर दूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर तो मेरे पास क्लस्टर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। सो यू कैन एक्चुअली काउंट देम कि आपके पास कितने क्लस्टर्स हैं, लाइक यू हैव दिस 1 2 3 4 5 6 and 7 क्लस्टर्स, अगर सारी हायरार्कीज वगैरह बीच में रखें। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो किसी एक लेवल पर फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के पार्टीशनिंग करना चाहता हूँ, what can I do? I can simply draw a line. So I have drawn this red line, and corresponding to this red line I have these three clusters. आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से नीचे कौन कौन से क्लस्टर्स हैं, एक ये क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है। जो जो लाइन जो नीचे डेंड्रोग्राम के टहनियाँ गुजर रही हैं, ब्रांचेस गुजर रही हैं इस रेड लाइन में से, वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं जो इस पॉइंट पे हमें नजर आ रहे हैं। सो दीज आर दीज थ्री क्लस्टर्स। सो अगर मैं इस लाइन को नीचे मूव करूंगा तो मेरे क्लस्टर्स बढ़ते जाएंगे, अगर मैं इस लाइन को ऊपर मूव करूंगा तो मेरे क्लस्टर्स घटते जाएंगे। लाइक एट दिस पॉइंट आई हैव जस्ट टू क्लस्टर्स, ठीक है। एक क्लस्टर है जिसके अंदर x1 x2 x3 x4 हैं, और दूसरा क्लस्टर है जिसमें x5 x6 x7 और x8 है, ठीक है। और अगर मैं नीचे आ जाऊं, लेट्स से मैं इस लाइन को इस लेवल के ऊपर ड्रॉ करता हूं, तो एट दिस पॉइंट आई हैव 1 2 3 4 and 5, सो 1 2 3 4 and 5 क्लस्टर्स, क्लस्टर्स बढ़ते जाएंगे। सो दिस एल्गोरिथम एक्चुअली अलाउज अस to choose the value of k just by moving this cutoff point, this threshold up and down. So इस threshold को मैं place करके different places पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे clusters क्या बन रहे हैं, और इनमें से भी again हम वही वाला elbow method दोबारा यूज करके देख सकते हैं कि k की कौन सी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है। We can use variance again, variance within the clusters and the sum of the aggregate variance across clusters, जिस तरह से पहले किया था। और वो elbow method के थ्रू हमारे k की वैल्यूज़ के लिए ये प्लॉट होना शुरू हो जाएगा, और हम देखेंगे किसी पॉइंट के बाद हमें ये एल्बो मिल जाएगी, एंड वी कैन प्रॉब्ली से कि ये के की वैल्यू अच्छी है। एक्सक्यूज मी। सो दिस इज योर एग्रीगेट वेरिएंस जैसे हमने पहले देखी थी। बट एनी हाउ के निकाल कर आपको कोई नहीं दे रहा, कि अभी भी आपको उसी तरह स्क्री प्लॉट से या किसी और तरीके से या सेकंड डेरिवेटिव से ऑफ द एग्रीगेट वेरिएंस, इनमें से किसी चीज़ से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जनाब, so now let's take a quick look at the various distance measures that we have for finding distances between two clusters,
और इंटरेस्टिंगली आप ये देखेंगे कि डिस्टेंसेस बिटवीन क्लस्टर्स ढूंढना उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शंस रखता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि उसमें ये अनसर्टेनिटी है कि क्लस्टर के कौन से हिस्से को कौन से हिस्से तक नापना है। जो अभी हम देख कर आए हैं उस मेथड को हम कहते हैं सिंगल लिंक। सो सिंगल लिंक मीन्स, अब ये आपके पास ब्लू पॉइंट्स और रेड पॉइंट्स के दो क्लस्टर्स हैं, अगर मैं इनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सिंगल लिंक सेज कि आप इसमें से ऐसे पॉइंट्स, एक पॉइंट रेड में से और एक पॉइंट ब्लू में से ढूंढें। सो द डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर C1 and C2 is actually minimum of the distance between 2 points x1 and x2 such that x1 belongs to C1 and x2 belongs to C2। कोई से दो पॉइंट्स ऐसे ढूंढ लें जिसके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो, और वो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस है इन दो क्लस्टर्स का। ठीक है, ये वो है सिंगल लिंक डिस्टेंस जो अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर यूज किया है। इसका एक खराबी ये है कि जब इस डिस्टेंस के हिसाब से आप क्लस्टरिंग शुरू कर देते हैं तो यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट फॉर्मिंग दीज चेन्स थ्रू योर डेटा, क्योंकि अब ये अगेन अगर एक आउटलायर भी है ना, मेरे अगर कुछ पॉइंट्स हैं, यू कैन सी कि जी एक क्लस्टर फर्ज करें मेरा ये है और एक दूसरा मेरा और इसका एक ही आउटलायर है और एक और मेरा क्लस्टर है और इसका भी एक आउटलायर है और मेरा एक तीसरा क्लस्टर है। और इसमें कोई आउटलायर नहीं, और बल्कि मैं थोड़ा इस एग्जाम्पल को एग्जैजरेट कर देता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सो मेरे इस ब्लू क्लस्टर का एक आउटलायर ये यहां पर है और मेरे एक रेड क्लस्टर का एक आउटलायर है जो यहां पर है। सो आई हैव दीज टू आउटलायर्स। अगर हम वैसे देखें तो ये दोनों क्लस्टर्स एक दूसरे से क्लोजेस्ट हैं। सो मर्जिंग में सबसे पहले इनको मर्ज होना चाहिए, लेकिन शॉर्टेस्ट यानी सिंगल लिंक वाला मेथड ये कहेगा कि जी क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, ऑल्दो कि ये इधर का आउटलायर है, मोस्ट प्रोबेबली नॉइजी पॉइंट है ये, और ये इधर का आउटलायर है, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल के इन दोनों को पहले मर्ज करेगा। सो वो पहले इन दोनों का एक क्लस्टर बना देगा, which as you can see is probably not the best option। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सो ये हमारा पहला मेथड है और साथ ही साथ आपने इसकी थोड़ी सी खराबी भी देख ली है कि इसके अंदर दिस इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ठीक है, अगला मेथड इसका बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। इट्स नोन एज कंप्लीट लिंक where the distance between two clusters C1 and C2 is defined as the maximum distance between 2 points x1 and x2 where x1 belongs to C1 and x2 belongs to C2। ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। ये वो है जो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों क्लस्टर्स के ब्लू और रेड के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे दो पॉइंट्स चुनो जिनका डिस्टेंस मैक्स हो, जिससे ज्यादा डिस्टेंस ना हो सकता हो। सो बेसिकली दिस इज नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्लस्टर्स। अच्छा, ये मेथड इसमें क्या हिकमत है? ये मेथड बेसिकली आपके क्लस्टर्स को सॉर्ट ऑफ स्फेरिकल एंटिटीज समझ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि फर्ज करें मेरे यहाँ पर इस क्लस्टर का ये कोई एक इसके इर्द गिर्द ये सर्कल बना हुआ है और एक ये इसके इर्द गिर्द सर्कल बना हुआ है, तो ये मुझे आउटर मोस्ट एजेस दिखा रहा है इस कंबाइंड सर्कल की, इस कंबाइंड सर्कल की। सो दिस मेथड इज ऑल्सो क्वाइट यूजफुल। और ये अब आपके अगर आउटलायर्स से ये भी सेंसिटिव है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंसिटिव है, यानी इससे आउटलायर्स की वजह से ये खराब होगा एक दूसरे से। यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे पूरे का पूरा क्लस्टर एक दूसरे के करीब हैं, लेट्स से इसी एग्जांपल में, जबकि इसमें एक आउटलायर यहाँ पर है और आपने ब्लू का भी आउटलायर देखा है, तो ये करीब के इन डिस्टेंसेस को नहीं देखेगा बल्कि ये इस डिस्टेंस को देखेगा, और जिसकी वजह से ये इसको करीब नहीं कहेगा। ठीक है, तो बट दिस इज आवर सेकंड मेथड। नाउ लेट मी जस्ट रब दिस एंड create a little bit of space here. All right. Our third method of finding the distance between clusters, और ये मेरे ख्याल में अब आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि अगला क्या आने वाला है, is average link. So average link says that you find out the distances between all pairs of points, यानी आपने यहाँ से लेकर यहाँ 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 और यहाँ सब डिस्टेंसेस निकाले, फिर यहाँ से लेकर सब तक निकाले, फिर यहाँ से लेकर सब तक निकाले, फिर यहाँ से लेकर सब तक निकाले, सारे पेयर्स निकाल लिए, एंड देन यू फाइंड एंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दैट। सो आपने ये पहले सारे के सारे डिस्टेंसेस निकाले, सब पेयर्स के डिस्टेंसेस निकाले, उन्हें सम किया और उसके बाद आपने उनकी एवरेज ले ली। सो दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द of cluster 1 and this is the cardinality of cluster 2। ठीक है,
जब ये मेथड आप यूज कर रहे होंगे डिस्टेंस फाइंड करने का, तो इस पे आउटलायर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है. सो दिस मेथड इज रोबस्ट फॉर आउटलायर्स. ठीक है. देन वी हैव अ वेरी सिमिलर मेथड. पहले ये सेंट्रॉइड्स को देख लेते हैं. सो सेंट्रॉइड्स का मेथड हमारा वो दिस इज वेरी सिमिलर टू जो नॉर्मली हमारे जहन में कंसेप्शन होता है. बाय द वे इस पूरी गुफ्तगू में विदाउट मेंशनिंग मैं यूक्लिडियन डिस्टेंसेस यूज कर रहा हूँ, वो तो आप खुद समझ ही गए होंगे. सेंट्रॉइड्स का मतलब ये है कि एक सेंट्रॉइड आप ढूंढ लें इस क्लस्टर का और एक सेंट्रॉइड ढूंढ रहे हैं इस क्लस्टर का, और फिर सेंट्रॉइड्स के डिस्टेंस निकाल लें. ये जो पहली बात जो हमारे जहन में आती है ना कि क्लस्टर डिस्टेंस तो शायद सेंट्रॉइड से ही होना चाहिए. ठीक है. तो दैट्स दैट मेथड. ये यहाँ पे इस पूरे के पूरे हमने सारे पॉइंट्स एक्स पूरे वेक्टर का हमने यहाँ पर सेंट्रॉइड ले लिया है, यहाँ पे इस वेक्टर का सेंट्रॉइड ले लिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ले लिया है, और इनके बीच में हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए. ठीक है जी. And then we have Ward's method. So this is quite interesting actually. Ward's method आसान लफ्ज़ों में ये कहता है कि जिन दो क्लस्टर्स को आप कंबाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, आप एज्यूम करें कि उनको आपने यूनियन कर लिया, यानी उनको आपने एक क्लस्टर बना लिया. फिर उन क्लस्टर्स का मीन फाइंड कर लें, यानी उस कंबाइंड क्लस्टर का जो है वो आप निकाल लें मीन. ये जो मैंने पर्पल में बनाया है, ये डार्क ब्लू में, वट एवर दिस इज, ओके दिस इज पर्पल, इसका आप मीन निकाल लें. ठीक है. एंड नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस. एंड द वे यू फाइंड द टोटल डिस्टेंस इज कि आपने हर पॉइंट x का इससे डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर कर लिया. सो इन अदर वर्ड्स नाउ यू आर फाइंडिंग द वेरिएंस अराउंड द मीन ऑफ दिस न्यू पोटेंशियल क्लस्टर. ये क्लस्टर अभी आपने बनाया नहीं है. सो अब आप जिन जिन क्लस्टर्स को कंबाइन करने का सोच रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल इस ब्लू को आप यहाँ पर भी सोच रहे थे, और फर्ज करें कि आप इसको यहाँ पर भी कंबाइन करने का सोच रहे थे, तो एक दफ़ा आपने इस ब्लू को रेड के साथ ट्राई किया और एक दफ़ा ब्लू को ग्रीन के साथ ट्राई किया, इसका सेंट्रॉइड फाइंड किया और सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए, हर पॉइंट के डिस्टेंसेस निकाल के वेरिएंस निकाल ली. और फिर ये यानी इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग कि मैं किन दो क्लस्टर्स को कंबाइन करूं तो मिनिमल एग्रीगेट वेरिएंस होगी अराउंड इट्स न्यू मीन. दैट्स द Ward's मेथड. ये मेथड क्लेम कर रहा है. एंड यू कैन सी कि इसके पीछे क्या हिकमत होगी बेस्ड ऑन जो हम डिस्कशन इससे पहले करते हुए आए हैं पिछले लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने वेरिएंस का फ़ायदा देखा था व्हेन वी आर असेसिंग द स्ट्रेंथ या द क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट अमंगस्ट क्लस्टर्स कि जिनमें से कौन सा दूसरे से बेहतर है. तो उस केस में हमने देखा था कि वेरिएंस हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी एग्रीगेट डिफरेंस या डिस्टेंस टू द मीन. ठीक है जनाब, अक्रॉस क्लस्टर्स. अच्छा जी. सो इट टर्न्स आउट कि ऑल्दो ये लगता है कि जो डिस्टेंसेस हमने अभी देखे हैं ये सब के सब एक जितने डिफिकल्ट नहीं होंगे कैलकुलेट करने में. एंड एज यू गो डाउन द लिस्ट टुवर्ड्स द Ward's डिस्टेंस, ये ज़्यादा मुश्किल होते जाएंगे और इनको कैलकुलेट करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. एज इट टर्न्स आउट देयर इज़ अ वेरी नाइस एल्गोरिथम कॉल्ड द लांस-विलियम्स एल्गोरिथम. ये आप अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा, विक्टर लेब्रेंको की के लेक्चर्स के अंदर भी ये कवर हुआ हुआ है. So that algorithm actually gives you a very simple and straightforward method जिससे आप simply by setting a few parameters इनमें से किसी भी distance measure को choose कर सकते हैं. So it's not कि ये एक की निस्बत दूसरा ज़्यादा मुश्किल है या उसको करना ज़्यादा मुश्किल है. So because हमारे पास टाइम थोड़ा था, we're gonna stop here at least for the official contents of the semester. हमारे कोर्स के अंदर जितना हम इंक्लूड करेंगे वो यहीं तक है, यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग तक, इसी पे हम रुक जाएंगे. इससे आगे अगर मैं कोई वीडियोस अपलोड कर सका तो वो कोर्स का हिस्सा नहीं होंगी, वो बस आपके अपने लिए हैं. अगर आप देखना चाहें, खुद से अपने इंटरेस्ट के लिए देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं. So yes, जिस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे, that day is finally here, the semester is over. और I just क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है और मैं just one or two things मैं कहना चाहूँगा जिसके बाद आप लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करेंगे and then we'll end this last video. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह we were able to make it to the end of the semester. It was very tough. Especially for you and for everyone जो भी इस वक्त पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत मुश्किल था. These are very uncertain times. हर तरह से मुश्किलात हैं काम में भी, फिर ये नई मोडेलिटीज़, ऑनलाइन सेमेस्टर्स, हर कोर्सेज़ की मुख्तलिफ लोड्स एंड सारा कुछ. मैं सबसे पहला जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो आप लोगों का है. We were able to teach you this much in this semester because आप लोगों में हिम्मत थी. You were able to persevere.
सो जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला जो आई वुड लाइक अ राउंड ऑफ अप्लॉज इज फॉर यू कि and I'm talking to each and every one of you individually right now कि आप लोगों ने, चाहे आपका जो भी ग्रेड आता है, जितने भी आप मार्क्स ले पाते हैं अपने कोर्सेज में, यू शुड नो कि माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, that you were able to just survive this semester. We all understand that this was difficult. दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी इन दिस सेंस कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड एन अमेजिंग टीम. आपकी टीएस, so Haris, Hira, Usama, Hashim, all amazing people. आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए, ऑल्दो कि मेरे 10-11 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और आई हैव बिन लकी इन द सेंस कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे टीएस मिलते रहे हैं. लेकिन इस मरतबा सबसे अजीब बात ये थी कि मेरी टीम में ऐसे टीएस भी हैं जिनसे मैं आमने सामने या कभी नहीं मिला हूँ या बहुत कम मिला हूँ. और यानी मैं अगर उनसे बाहर मिलूं कभी तो शायद मैं उन्हें ना पहचानूं. इट्स दैट बैड. लेकिन उसके बावजूद जिस जिम्मेदारी से उन लोगों ने काम किया है, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने मेहनत की है इस सेमेस्टर में, आप लोग खुद उस चीज़ पर गवाह हैं. देयर वर मिस्टेक्स, हम गलतियां करते रहे बीच में, ऑब्वियसली इट वाज नेवर स्मूथ. वो लोग खुद भी पढ़ रहे थे, इन एडिशन टू बीइंग स्टूडेंट्स वो साथ साथ टीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कर रहे थे. बट even then I think they were available for you all the time. उन्होंने आपकी बहुत हेल्प किया throughout the semester. So I would like कि एक राउंड ऑफ अपलॉज हमारे टीएस के लिए भी इस मौके पर हो. फाइनली इस सेमेस्टर में देयर वर मैनी पॉइंट्स जहाँ पे हमें डिसीजंस करनी पड़ी. कुछ डिसीजंस मुश्किल थी, कुछ आसान थी, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से जो कुछ हमें लगता रहा कि जिससे आपके लिए आसानी होगी, हम वो डिसीजंस करते रहे. हमने अगर क्लासेस को एसिंक्रोनस किया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में किया, तो हमारे जहन में एटलीस्ट इस समझ के साथ था, और मुझे लगता है कि थ्रू आउट द सेमेस्टर इस चीज़ का हमें फ़ायदा नज़र भी आया कि जैसे जैसे सेमेस्टर मुश्किल होता चला गया उतना ही वक्त आप लोगों के पास कम होता गया लाइव क्लासेस के लिए. जो लाइव क्लासेस हो भी रही थी उसके स्टैट्स यही हैं कि शुरू सेमेस्टर के अंदर लाइक एवरीवन वाज अटेंडिंग, एंड देन लाइक 50% वर अटेंडिंग, एंड देन लेस देन 50% वर अटेंडिंग, एंड सो ऑन. तो ये एक थोड़ा सा मसला था जिससे हम बचना चाहते थे. हम ये चाहते थे कि आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन लेक्चर्स को सुने और इत्मीनान से सुने. दूसरी चीज़ हम ये चाहते थे कि आप सुने ज़रूर. ये ऐसा ना हो कि सेमेस्टर के आखिर के लिए सब कुछ पढ़ा हो, जिसकी वजह से वो क्विज़ेज़ हर हफ्ते लिए गए जो आपके लिए अगरचे मुश्किल थे और मेरी टीएस के लिए भी बहुत मुश्किल थे. लेकिन आई थिंक कि उसका फ़ायदा आपको ये ज़रूर हुआ कि आप कम अज़ कम जो है वो अप टू डेट रहे कि क्या क्या चीज़ क्लास में पढ़ाई जा रही है. लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ चीज़ें थी जो हम आपके लिए आसान ना कर पाए हों, चाहे वो अब हमारी समझ में कमी हो किसी जगह, या हमारे पास वो ऐसे मौके या रिसोर्सेज ना हो जिस वजह से हम कर सकें, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. आई होप कि आपने इस सेमेस्टर में कुछ ना कुछ सीखा होगा, आप इस कोर्स से कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे होंगे. और मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी चीज़ आप किसी भी कोर्स से ले सकते हैं वो उसका आफ्टर टेस्ट है और उसकी एन्जॉयमेंट है. मैं ये बात समझा देता हूँ. फ़र्ज़ कीजिए कि आपका एक कोर्स में ए या ए प्लस ग्रेड आता है, लेकिन उस कोर्स से आप इतने तंग आ जाते हैं, इतने एनॉय हो जाते हैं कि आप आखिरी दिन कहते हैं कि यार अब मैं इसे मुड़ के हाथ नहीं लगाऊंगा. वर्सेस कि एक दूसरा कोर्स है जिसमें आपका सी ग्रेड आता है, लेकिन आपको उस कोर्स में मज़ा आया, आप मसरूफियत की वजह से और किसी प्रॉब्लम से नहीं उसमें वक्त दे सके, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू बिलीव कि यार मैं कर सकता हूँ, दिस इज समथिंग आई कुड हैव डन रियली वेल. इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अपने तौर पे करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड यू वांट टू डू इट, यू एंजॉयड इट. आई थिंक ये जो बाद वाली सिचुएशन है ना, ये पहली से बेहतर है, ये सी उस ए से बेहतर है. सो इस वजह से मेरा ये नज़रिया है कि किसी भी सब्जेक्ट में जब आप सीखने के लिए जाएं तो उसकी एंजॉयमेंट, उसका मज़ा, उसको रेलिश करना ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमने कोशिश की इस चीज़ की कि हम इस कोर्स के कंटेंट्स को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं, मज़ेदार बनाएं, मशीन लर्निंग को ऐसे अंदाज से आपके सामने पेश करें कि ये सिर्फ ड्राई मैथमेटिक्स ना हो, बल्कि इसके अंदर इसकी फ़न इंट्यूशंस भी हों, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी हों, और साथ साथ वो ज़रूरी मैथ्स भी हो जिसके बगैर you can never
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एट अ लेवल ऑफ डेप्थ जिससे आप आगे इनको किसी मीनिंगफुली किसी अंदाज में यूज़ कर सकें। तो कोशिश हमने ये की कि ये सारी चीज़ें इसमें हों। हमारा सेमेस्टर थोड़ा छोटा था इस मरतबा, ये चीज़ का हमें शुरू में अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली शायद अनाउंस नहीं हुआ, या अनाउंसमेंट हम लोगों से देखने से रह गई, कि बजाय 14 या 15 वीक्स की ये सेमेस्टर 12 वीक्स का था। सो दे वर अराउंड 25-26 लेक्चर्स, जबकि यूजुअली हमारा गोल 28 या 30 लेक्चर्स का होता है। तो वो थोड़ी सी लेक्चर्स की कमी की वजह से वी वर नॉट एबल टू फिनिश एवरीथिंग, बट वी वर एबल टू फिनिश मोस्ट ऑफ इट। कुछ एक दो चीज़ें रह गई जो हम इस दफ़ा ना कवर कर सके, लेकिन एटलीस्ट कंपेयर टू द लास्ट टाइम व्हेन वी ऑफर्ड इट, हमने इस दफ़ा ज़्यादा कंटेंट्स कवर किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज गुड। बस जनाब यही बातें थी। आई होप कि आप लोगों ने जो कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगियों में उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे, अच्छे जगहों पर लगा सकेंगे, उससे किसी का और अपना फ़ायदा कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ है कि आप सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इंशाल्लाह फिर किसी कोर्स में मुलाकात होगी, और अगर जब इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर कभी कैंपस पे मुलाकात भी होगी। तो डू टेल मी कि आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज सेमेस्टर्स कि जब ना मैंने आपको देखा है ना आपने मुझे आमने सामने देखा है। सो बट दिस वाज फन। मुझे आप लोगों को पढ़ाकर मज़ा आया, ये कोर्स पढ़ाकर मज़ा आया। जितने भी मीन्स हमारे पास थे, स्लैक या ईमेल या ऑफिस आवर्स के, उसके ज़रिए आपसे जितनी भी गुफ्तगू हुई, आई एंजॉयड इट ऑल। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।